हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज काफ़ी समय के बाद हम यहाँ पर दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पर जो चीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं, यहाँ पर हम साइंस के सामान्य क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ जनरल क्वेश्चन इसमें हम जो है प्रत्येक दिन करीब 30 से 35 या 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जितने भी सेट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो सारे क्वेश्चन जो है इस बीच आए हुए एग्ज़ाम्स में, यानी कि 2020 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2000 से 2020 तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं, करीब 18 से 20 साल तक के जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं, उन सभी में किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो वही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। काफ़ी इनका लेवल 0 लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और आगे को टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अनेक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हमने इनका कुछ सेट यहाँ पर है हमारे पास, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है तिरुवनंतपुरम, यानी कि आंसर इसका ए राइट होगा, तिरुवनंतपुरम। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक जो होते हैं, तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कई एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको, तो इसका राइट आंसर है माइकोलॉजी। ठीक है, तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। किसको? सिक्कों के अध्ययन को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी पर ध्यान दीजिए, डी यहाँ पर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? साइंस का काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये आप जानते हैं, स्लाइडिन और स्वान ने। ठीक है, यानी कि सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी स्लाइडिन और स्वान ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमने ऊपर कवकों के अध्ययन की बात की थी, तो यहाँ पर अब है शैवालों का अध्ययन। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूरों का उत्पादन जो है, नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से किससे संबंधित है? तो अंगूरों का उत्पादन है विटिकल्चर से संबंधित। ठीक है, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित होता है? विटिकल्चर के अंतर्गत जो है अंगूरों के उत्पादन के बारे में बताया जाता है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है संबंधित, तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, तो 7 का डी राइट होगा। उसका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। ठीक है, करनाल ये हरियाणा में पड़ता है, तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। दोस्तों, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आपको किसी क्वेश्चन में जितना अधिक जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, उसके बारे में बाकी लोगों तक भी डिस्कस करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर लिख कर बताएँ, हम उसमें जो है उस पर वीडियो बनाने का पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और ठीक है, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ट्रॉम्बे में। ठीक है, तो ये है ट्रॉम्बे में, जो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, मुंबई के करीब ट्रॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हिप्पोक्रेट्स है। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों, विद्युत बल्ब में ऑर्गन भरी जाती है। ठीक है, ऑर्गन गैस जो है विद्युत बल्ब में भरी जाती है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है
एपीकल्चर के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है भूकंपों का अध्ययन किस में कहा जाता है। अब दोस्तों भूकंप को मापने वाला एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो भूकंपों का अध्ययन जहाँ पर सिस्मो आ जाता है तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये भूकंप की जरूर बात हो रही है। तो यहाँ पर सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। और सिस्मोग्राफ से क्या होता है, भूकंपों की तीव्रता को मापा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक यहाँ पर कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक, यहाँ पर आधुनिक की बात हो रही है, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कैरोलस लिनियस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है ना, अरस्तु को कहा जाता है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है लखनऊ में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, लखनऊ जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन कैसा कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होता है। ऋणावेशित चार्ज कण है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर राइट आंसर बी है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों परमाणु बम जो था, परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब आपने एक चीज यहाँ पर देखा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आपने एक ट्रिक आपने हमेशा से देखी होगी, ईंट पर नाच। ठीक है, तो ईंट पर नाच एक ट्रिक है। इसके द्वारा जो है आप देख सकते हैं ईंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टॉ, यानी कि टॉ से क्या आ रहा है, थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन यानी कि ये वाला देखेंगे तो प्रोटॉन रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी आएगा, तो हमने पर नाच आया था। ठीक है, न के साथ च आया था, तो यानी कि चैडविक ने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। ठीक है, इस ऑप्शन इसका बी सही होगा, 23 का बी। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए और मेरे आंसर पढ़ने से पहले आप इसका आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो ये अल्फ्रेड नोबेल थे। दोस्तों नोबेल के बारे में आपको पता होगा काफ़ी कुछ। आप जो है कमेंट सेक्शन में जितना भी नोबेल के बारे में जानते हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए, बाकी लोगों तक के पर भी डिस्कस कीजिए। और इस साल के नोबेल किस किस क्षेत्र में किस किस को मिले आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो वेधन क्षमता जो है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा में से सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है वो गामा किरणों की होती है। दोस्तों देखिए एक्स किरणें टेढ़ी जाती हैं और झुक जाती हैं और बीटा किरणें भी इस तरह से, लेकिन जो गामा किरण होती है वो बिल्कुल सीधी जाती है, जिस वजह से इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक हो जाती है। अगला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। कक्षा 6 में का क्वेश्चन है, 6 क्लास के साइंस के सिलेबस में ये चीज़ है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। देखिए यहाँ पर जब हमने याद किया था, जब हम टेलीफोन करते हैं किसी को तो हमारे फ़ोन में बेल बजती है ना, तो इसमें जो है इनका नाम भी ग्राहम बेल था। इस तरीके से हमने इसको याद किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो मार्कोनी ने रेडियो का किया था और गैलीलियो ने दूरबीन का किया था। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन के लिए। अगला है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, ये यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अप्सरा। अगला है
लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सा तत्व सहायक है? तो ये है कार्बन। ऑप्शन ए पर देखेंगे आप, कार्बन 14 जो है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दोस्तों उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो उत्तल दर्पण कैसा होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उत्तल दर्पण क्या होता है? दोस्तों कोई भी दर्पण है उसके दो तल होते हैं, ठीक है। ये दर्पण है, इसके दो तल होते हैं। एक भाग होता है उभरा हुआ, ठीक है, और दूसरा भाग होता है अंदर की तरफ दबा हुआ। तो दोस्तों जो उभरा हुआ भाग है, ठीक है, उभरा हुआ भाग जिसका होता है तो उभरे हुए भाग को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है इस तरफ को होगा उसको हम क्या कहेंगे? इस तरफ को पेंट किया होगा, लेकिन इस तरफ को परावर्तक पृष्ठ होता है तो ये उत्तल दर्पण है। और इसके उलट अगर हम देखें उल्टी तरफ पेंट होता है और ये परावर्तक पृष्ठ है तो ये अवतल दर्पण होगा। तो दोस्तों इसमें कहने की बात ये है कि उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा बनता है और काल्पनिक होता है। आपके घर में चम्मच होगी तो उस चम्मच में आप देखेंगे एक साइड को आपको आपके पैर ऊपर को और सर नीचे को दिखाई देगा, दूसरी तरफ को आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। तो जिस तरफ से आपको सीधा दिखाई देता है वो चम्मच के उल्टी साइड में होगा और जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर आपको पता होगा, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। काफ़ी जीरो लेवल के क्वेश्चन है विटामिन सी। अगर इन क्वेश्चंस में भी अगर आप रुक रहे हैं तो इसका मतलब है तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट का जो सोना होता है दोस्तों, तो 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत सोना पाया जाता है? ठीक है, उसकी शुद्धता के बारे में बात हो रही है। तो जब 18 कैरेट का अगर कोई सोना है तो उसमें कितना प्रतिशत सोना पाया जाता है? वो 75% सोना पाया जाता है उसमें। अगला है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल बैटरी जो होती है, बैटरी में एक एसिड होता है, तो वो कौन सा एसिड होता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसे हम H2SO4 जिसका रासायनिक सूत्र ऑप्शन डी पर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag है, ठीक है ना। Ag जो है चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, 36 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इसके बाद हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तब लेके आएंगे। यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ग्रुप सी में और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, अभी आने वाले रेलवे के NTPC में और बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इनको एग्ज़ाम में बैलेंस करने के लिए डाल दिया जाता है। बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं और कई बार ये आने वाले क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को कितने कर पाए, आप कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाए, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर हमसे किसी भी टॉपिक पर सोल्यूशन ले सकते हैं और बाकी लोगों तक भी जो है ग्रुप डिस्कशन वहाँ पर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।